जिस तरीके से भाई लेनिन जी, चूंकि लंबे समय से मैं उनको तो बुनकर कहता हूँ, भले कपड़े ना बुनते हों लेकिन इस शहर को बुनते रहे हैं। बड़ी बारीक बुनाई के साथ उन्होंने पूरी दुनिया में इस शहर का अपना एक परचम लहराया है कि बनारस बौद्धिकों का शहर है, चिंतकों का शहर है और समाज के दबे कुचले हाशिए के लोगों की आवाज उठाने का शहर है। और इस मामले में सिर्फ इस शहर का नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व पूरी दुनिया में डॉक्टर लेनिन जी कर रहे हैं, श्रुति जी कर रही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोग इतने शोध के साथ, ये किताब बहुत रिसर्च के साथ सामने आई है, वो तमाम आंकड़े लेकर के आते हैं। उस समय के भी जब महादेव की विरासत की बात आती है तब भी लेकर के आते हैं, और उसमें जब काली का चित्रण करने लगते हैं तो उसके साथ साथ दिखता है कि पूरी पितृसत्तात्मक स्थिति में इसलिए सबके नामों से नहीं परिचित हूँ। और इस किताब को पढ़ते हुए बनारस से थोड़ा ज़्यादा परिचित हूँ। एक श्रुति में सुना था कि काशी त्रिशूल पर टिकी है, महादेव के त्रिशूल पर, और अच्छा लगा। वो तो श्रुति में था, पता नहीं कितना सत्य है असत्य है वो नहीं पता मुझे, लेकिन ये काशी जो किताब आई है ये भी इत्तेफाक से त्रिशूल पर ही टिकी है। इस त्रिशूल में इस बार डॉक्टर लेनिन रघुवंशी जी, भाई चंद्र मिश्र जी और श्रुति नागवंशी जी हैं। इस बार इस त्रिशूल से जो काशी हमें मिली है, ये काशी जहाँ तमाम परंपराओं को समाहित करते हुए दिख रही है, वहीं परंपराओं का जो कचड़े की बात की थी, कीचड़ की बात की थी लेनिन जी ने, उनको भी दिखाती चल रही कि हमारी काशी में कितना कुछ कीचड़ हो चुका है। यहाँ का जो ताना बाना था इस शहर का, जब हम दूर से देखते थे तो साझी विरासत का सबसे खूबसूरत शहर दिखा करता था। पर शायद आप लोगों को अच्छा ना लगे कि मैं विगत 2 साल 3 साल से यहाँ हूँ, तो ताना बाना जीवन में नहीं दिख रहा है। वो कहीं ना कहीं विखंडित हुआ है, राजनीतिक वजहों से हुआ हो, सामाजिक वजहों से हुआ हो, लेकिन वो ताना बाना विखंडित हुआ है। जिस काशी में लोग महादेव से भी बतियाते थे अपने तुर्रे के साथ, अपने प्रतिरोध के साथ, जहां से कबीर दुनिया भर को ललकारते थे कि घृणा की बेल मत उगाओ, आज वो काशी कहीं ना कहीं घृणा की बेल उगाता दिख रहा है। मैं तो पत्रकार हूँ, जैसा देख पा रहा हूँ वैसे ही कहूँगा, मैं झूठी तारीफ नहीं करूँगा। और बहुत कुछ इन बातों का आख्यान ये किताब भी लेके आती है। ये किताब भी बताती है कि यहाँ एक वर्ग, इस 5000 सालों की जो पुरानी सभ्यता है शहर की, उसमें एक वर्ग आर्थिक तौर पे समृद्ध हुआ और वैचारिक तौर पे बड़ा कमजोर हो गया। दूसरा एक तरफ मुसहर है, तमाम ऐसे जातियां हैं जो आज भी बेघर हैं, भुखमरी का शिकार हैं, उनके नवजात बच्चे। श्रुति जी ने बहुत काम किया है ऐसे समाज के साथ कि वो अपने नवजात बच्चों को दूध नहीं पिला पा रही, उनके जो बच्चे हैं 4 साल 5 साल के, उनके लिए खाने का अन्न नहीं है। एक टाइम का चावल बना करके दिखा देते हैं, बस इंतजार करते हैं कि सो जाए बच्चा तब उसको खिलाए। आज ये भी स्थिति है काशी की, जिसमें हमें बहुत मुगालते में कि 5000 पुरानी सभ्यता है तो हम केवल इसका महिमा मंडन करें। महिमा मंडन की स्थिति नहीं है। जिस काशी में हिंदू मुसलमान, अभी इद्रीस भाई यहाँ बैठे हुए थे, कितना अच्छा लग रहा था जब वो आदरणीय नागेंद्र पांडे जी को गमछा उड़ा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये जो साझा है ये तब टूट जाता है जब 14 लड़के यहीं के, गंगा तो सबकी माँ है, कबीर की भी माँ है, कबीर भी मुसलमान थे, जुलाहे थे, माँ मानते थे उनको, वहीं जाकर के उन्होंने दीक्षा ली गंगा के किनारे। लेकिन 14 बच्चे जब गंगा जाते हैं अपना रोजा खोलने के लिए, रोजा भी धार्मिक परंपरा ही है, तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, गंगा के में नाव पर अपना रोजा खोलते हैं। और वही सत्ता ये कहते हुए डालती है कि ये मांस खा रहे थे। वही सत्ता जब अपना चुनाव प्रचार करती है पश्चिम बंगाल में, आसाम में, तो कहती है
भगवा ओढ़ करके वो मांस खाते हुए दिखते हैं और उसको स्थापित करते हैं कि ये तो किसी का भोजन है। तो अगर मुसलमान, बहुत शुक्रिया, तो अगर वो किसी का भोजन है तो यहाँ भी उनका भोजन था। और माँ के आंचल में बैठ करके अगर कोई भी बच्चा अपना भोजन कर रहा है तो शायद उसको जेल में तो नहीं डालना चाहिए। माँ की गोद सबके लिए बराबर होती है, लायक पूतों के लिए भी और नालायक पूतों के लिए। माँ तय करेगी कि उसके बच्चे कैसे हैं, कोई प्रशासन नहीं तय कर सकता। तो अब ये साझी विरासत बहुत विखंडित होती दिख रही है। ये शहर, जैसा अभी रफीक साहब बात कर रहे थे, ईरान से तो इतने इसके रिश्ते जुड़े हुए हैं कि यहाँ की आपकी जो कलाएं हैं ईरानियों ने डेवलप किया, आपका स्थापत्य ईरानियों ने डेवलप किया। मुसलमान तो यहाँ हर नींव में बसा है। हेलो भैया देखिएगा, चलिए वैसे भी तो आवाज पहुंच रही होगी। तो ये जो 5000 पुराना काशी था, जिसको हम सुना करते थे कि बड़ा खूबसूरत है, कम देखे थे हम, चूंकि यहाँ के नहीं तो कम देखे थे। गलियों का अपना एक सौंदर्य बताया जाता था, कचौड़ियों की दुकान की चर्चा होती थी, यहाँ की चाय की टेढ़ी, उसको कुछ बोलते हैं अड़ी या टेढ़ी ऐसे कुछ बोलते हैं, चाय की अड़ी, अड़ी, हाँ। तो चाय की अड़ियों की बड़ी चर्चा होती थी। जब काशीनाथ सिंह जी यहाँ के जो बड़े लेखक हैं वो 80 का काशी लिखते हैं तो इतना खूबसूरत सा शहर दिखता है कि यहाँ पंडित जी भी साथ में, वामपंथी भी बैठे हैं, दक्षिणपंथी भी बैठे हैं, मध्य राजनीति के सोच के लोग भी बैठे हैं, सब खूब बातें कर रहे हैं, प्रेम से साथ में ठंडाई भी पी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, विदा ले रहे हैं। ये बड़ी मोहब्बत थी जो पूरी दुनिया देखती थी, देश देखता था। और ये शहर, महादेव का शहर, अपनी इसी अद्भुत पहचान के लिए पूरी दुनिया में ख्यात था। और इसी को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते थे कि आखिर ये कौन से लोग हैं जो साथ में ना पान खाते हैं, बड़बड़ाते हैं, लड़ते हैं और मोहब्बत से विदा हो लेते हैं। गालियां भी यहाँ का सौंदर्य बन जाती है। दुनिया का इकलौता शहर मिलता है जहां गालियां भी सौंदर्य बन जाती हैं। लोग किसी को छेड़ देते हैं कि 25 गालियां सुना देगा, प्रसन्न होकर के चले जाएंगे। मतलब अहंकार, इस शहर अहंकार को सोख लेता है, शहर प्रवाहित हो जाता है कहीं गंगा में। कभी केदारनाथ सिंह इस शहर के लिए एक लाइन लिखते हैं, बड़ी अच्छी लगती है मुझे, कि ये शहर एक टांग पर गंगा में खड़ा है और दूसरी टांग से पूरी तरह से उसके चिंतन से मुक्त है, कि वहां क्या चल रहा है वो एकदम अपने आप में उन्मुक्त तरीके से जी रहा है। ये शहर अपने आप में अपनी इतना स्वच्छंद है कि सबका होता है और एकाकी भी रह लेता है। भीड़ में भी एकाकी रहने की ताब अगर किसी शहर में दिखती है तो इस शहर में दिखती है, दूसरे किसी शहर में नहीं मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से यहाँ भी अब जो पूरा हिंदी पट्टी का अहंकार है वो बनारस का भी अहंकार बनता जा रहा है। कलाओं का यहाँ भी विलोपन वैसे ही हो रहा है। जैसे भी भाई सिसोदिया जी जब बोल रहे थे तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही थी कि ये खासतौर पे उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज़्यादा कला के मामले में कमज़ोर प्रदेश है। और अहंकार के मामले में एक दूसरी लाइन जोड़ दे रहा हूँ कि अहंकार के मामले में सबसे ताकतवर प्रदेश है। तमाम गुजराती व्यापारी अरबों रुपए का हीरा अपने बैग में ले करके लोकल ट्रेन में चल लेते हैं, यहाँ उसका चौथाई भी होता है तो 25 गनन लेकर के आप पर तिरर जमाते हुए लोग निकलेंगे। तो अहंकार कूट कूट के भरा है। इस पर थोड़ा सा मैंने कलाओं को जो समझने की कोशिश की थी तो देखा था कि जहाँ की मिट्टी बड़ी समतल होती वहाँ अहंकार ज़्यादा होता और कलाएं कम होती। तो इत्तेफाक से, सौभाग्य दुर्भाग्य जो भी उसको समझ लें, कि हमारे इस प्रदेश की मिट्टी बहुत समतल है और अहंकार ज़्यादा है, कलाएं नहीं। बट बनारस कला में बहुत अग्रणी था, संगीत दिया। इस संगीत का भी मूल ईरानी ही है। जो हिंदुस्तानी संगीत हमारा डेवलप हुआ वो भी ईरान के सहारे ही आया था। बाद में यहाँ अमीर खुसरो जैसे लोगों ने उसे बड़ा सजाया संवारा। तो संगीत भी आया और संगीत यहाँ से पूरी दुनिया ने देखा कि क्या ताकत है हिंदुस्तानी संगीत की, पूरी दुनिया में देखा गया। चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन भी अपनी तमाम प्रकृतियों में यहाँ के गंगा घाट को उकेरते हैं। आज भी तमाम अमूर्त चित्रकलाओं के बीच में जब बैठा हुआ तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये शहर भी उतना ही अमूर्त है जितना चित्रकारियां अमूर्त है।
इसे शायद मूर्त करना संभव नहीं है। लेकिन ये किताब में भी बहुत स्पष्ट तौर पे आता है कि इस शहर का जो इतिहास है, जो विरासत है, वो अमूर्त है। लेकिन राजनैतिक ताकतें लगातार इसको मूर्त ढांचे में तब्दील करने की कोशिश कर रही हैं। किसी को बुरा ना लगे तो मैं साफ तौर पे कहूँगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज वो व्यक्ति इस शहर का, इस जिले का, इस जनपद का सांसद है जो घृणा की बेल उगा रहा है बतौर प्रधानमंत्री। आज अभी 2 दिन पहले एक खबर देखी कि जीतू नाम का एक आदिवासी अपनी बहन के कंकाल को लेकर के आया। शायद मैंने अपने जीवन में इससे हृदय विदारक घटना दूसरी नहीं देखी थी। 19,000 रुपए मात्र के लिए आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम है इतना तहस नहस हो गया कि एक आदमी को लाश लेकर के, लाश भी नहीं बल्कि कंकाल लेकर के बैंक तक आना पड़ता है। और उस पीरियड में जब हमारा सांसद इस देश का प्रधानमंत्री है, हम चुल्लू भर पानी में डूब मरने की स्थिति में आते हैं। हम शर्मसार महसूस करते हैं कि हमारा सांसद उस पर एक लाइन नहीं बोलता। जब मणिपुर में जब हमारी तमाम माताएं बहनें, मणिपुर भी हमारा ही हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। जितना हमको बनारस से प्यार होना चाहिए, काशी से प्यार होना चाहिए, शायद उतना ही मणिपुर से भी प्यार होना चाहिए। कौन सी? बनारस की नहीं, इस देश की है। मैं इस देश की है जी। खैर मैं राजनीति पे नहीं जाऊंगा, सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सब मैं नहीं जाऊंगा, जाने दीजिए, सब्जेक्ट उसका नहीं है। तो जी आप अपनी बात रखिएगा, मुझे जो लगा मैं अपना संप्रेषित कर रहा हूँ। जी जी जी, मैं अपनी बात रख दे रहा हूँ। बच्चा अगर अबोध है, माँ की गोद में पेशाब कर देता है तो माँ हक से पोत देती है। अगर हम बड़ा होकर के माँ की गोद में हम पेशाब करेंगे तो जूता मारेंगे। आप लोगों को सिखाने के लिए माँ का पूरा पंगा फेंक रहे हैं। मैं विषय पे आ जा रहा हूँ, जी 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 जी, मैं किताब पर आता हूँ। नहीं बिल्कुल, हाँ आप अपनी बात रखिएगा। और हम असहमति का पूरा सम्मान करते हैं। खैर हम काशी पर आ रहे हैं जी। अगर गंगा में मांस इतना अपराध है, मुर्दे का जला हुआ मांस जी ये बहस का सवाल ही नहीं है, आप काशी को बोलेगा। जी जी जी, तो ये जो किताब आई है, आज चूंकि उसकी कवर का अनावरण की बात थी, तो सबसे पहले कवर पर जिस चित्रकार ने बनाया हो वो उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि 3 नावों के सहारे वो गंगा पार की भी बात कर रहे हैं। 3 नावें हैं जो चित्र में दिखती हैं, वो गंगा पार ले जाती हैं। तो शायद एक रास्ता हमें इस किताब के माध्यम से मिलता दिख रहा है। जिस तरीके से भाई लेनिन जी चूंकि लंबे समय से, मैं उनको तो बुनकर कहता हूँ, भले कपड़े ना बुनते हों लेकिन इस शहर को बुनते रहे हैं। बड़ी बारीक बुनाई के साथ उन्होंने पूरी दुनिया में इस शहर का अपना एक परचम लहराया है कि बनारस बौद्धिकों का शहर है, चिंतकों का शहर है और समाज के दबे कुचले हाशिए के लोगों की आवाज उठाने का शहर है। और इस मामले में सिर्फ इस शहर का नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व पूरी दुनिया में डॉक्टर लेनिन जी कर रहे हैं, श्रुति जी कर रही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोग इतने शोध के साथ, ये किताब बहुत रिसर्च के साथ सामने आई है, वो तमाम आंकड़े लेकर के आते हैं। उस समय के भी, जब महादेव की विरासत की बात आती है तब भी लेकर के आते हैं, और उसमें जब काली का चित्रण करने लगते हैं तो उसके साथ साथ दिखता है कि पूरी पितृसत्तात्मक स्थिति में मातृ व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो सकती है, तब क्या थी और अब कहाँ गड़बड़ हुई है, कैसे उसे सुधारा जा सकता है।
बेहतर बनाया जा सकता है। वो इस किताब में भविष्य की उम्मीद के तौर पर आज की पत्रकारिता के एक बड़े स्तंभ भाई अभिषेक जी के तमाम चीज़ें लेकर के आते हैं, और आपके अपने शहर के ही एक कवि व्योमकेश शुक्ल की भी बात होती है, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद की तो बात है ही है, लेकिन नई उम्मीदों के साथ व्योमकेश शुक्ल की भी बात होती है। इस शहर के, जैसा कि लेनिन जी ने लिखा है उसमें, या चंद्र मिश्र जी ने लिखा है, कि इस शहर के मौन को साधने वाले कवि हैं। जब मौन को गीत में बदलने की बात आती है, साधने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं ये भी होता है कि हाँ, हम तमाम जहर निगल लेते हैं, अपने तक लाते हैं, फिर उसको स्थिर करके उसमें से जो साफ सुथरी चीजें हैं उसे अगली पीढ़ी तक बढ़ाते हैं। ये काम हमारे पत्रकार कर रहे हैं, हमारे कवि कर रहे हैं, और इन सब का रेखांकन इस किताब में बखूबी आता है। ये किताब प्रेमचंद की विरासत लेके आती है। प्रेमचंद वही लेखक हैं जो आज नहीं बल्कि कई दशक पूर्व, जो आज शहरों से पलायन हो रहा है, जो छोटे शहरों से पलायन हो रहा है, उसकी गति को भांप लेते हैं। जब सवा शेर गेहूं लिखते हैं तो कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि अब किसानी खत्म हो रही है, अब मजदूरी की तरह हमारा जो गरीब समाज है मजदूरी की तरफ बढ़ रहा है। इन सब की शिनाख्त बहुत बारीकी के साथ भाई लेनिन जी और साथियों ने किया है इस किताब में। तो लबो-लुआब यही है, चूंकि वो किल्लत टूट गई, काफ़ी बातें करनी थी, लेकिन ये कहूँगा कि ये किताब इस तौर पर पढ़ ली जानी चाहिए कि काशी की जो परंपरागत चीज़ें थी उनसे आगे निकल करके भविष्य की काशी का संधान करने का नया गेटवे है किताब। इसे हर हाथ तक जाना चाहिए, हर मन को इसे मथना चाहिए कि बहुत कुछ है, और वो सब कुछ है जो अदृश्य भी चल रहा है। ये द्वैत का शहर है, जितना दिखता है उतना ही अदृश्य रहता है। उस अदृश्य में यहाँ घाटों की वो तमाम विधवाएं भी दिखती हैं जो उपेक्षित हैं, जिनके लिए केवल 2 जून की रोटी किसी तरह मिल जाती है, बाकी उनका अपना अस्तित्व बोध खत्म हो जाता है। वो विधवा के तौर पे केवल पहचानी जाती है, उनका नाम गायब हो जाता है, माया कुछ और संबोधन है जो उल्लेख है किताब में, उसके माध्यम से उन्हें संबोधित किया जाता है। तो एक बड़ी जमात है जो यहाँ अपना अस्तित्व ही नहीं बना पा रही। उस अस्तित्व को खोजने में शायद हम सबको, आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी। ये रास्ता ये किताब दिखाती है। यहाँ सिस्टम किस तरीके से सहयोग नहीं कर पा रहा है, ये किसी सरकार की बात नहीं है, अनवरत लंबी घटना है, कई दशकों से चली आ रही है कि यहाँ के कई ऐसे जातीय समाज लगातार पीछे छूटते जा रहे हैं, जिसमें मुशहरों का तो बड़ा लंबा जिक्र किया गया है, पूरा का पूरा चैप्टर है उन पर, कि किस तरीके से वो स्कूली शिक्षा से वंचित हैं, भूख की वंचना तो है ही है उनकी, अस्पृश्यता का बोध इस शहर में, जो कबीर का शहर है, जिसके लिए अभी भाई साहब ने, इतिहासकार साहब ने बताया कि यहाँ इतिहास में नहीं दिखता कि कहीं अस्पृश्यता है, छुआछूत है, लेकिन उनके साथ 2 दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। ये आज का वर्तमान है। तो आज के वर्तमान को अगर हम जितना भविष्य में हमारे पास काशी के पास था वहां तक भी इस किताब के सहारे ले जा सके तो शायद हम कुछ बेहतर दे सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।